सो हेलो एंड हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो कैसा लगा बिहारी वाला लुक। ठीक है, जय भारत, जय बिहार और जय बिहारी। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम आज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है एवोल्यूशन, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम वन शॉट में करने वाले हैं, एक सिंगल सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद लाइनें हो जाएं। तो ये जो लाइन है ये कहता है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। खुद को बना इस कदर तुम, खुद को बना इस कदर तू कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना एवोल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फटाफट से एकदम बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करें। ठीक है, ठीक है, चलिए सभी ने सब्सक्राइब कर लिया, सभी बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, चले आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। चलिए, तो आज का जो हमारा आज जो हम चैप्टर से क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है एस एल मिलर रिलेटेड टू, एस एल मिलर का रिलेशन किन 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 चीजों से है। तो भैया ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में थ्योरी जो दिए हुए थे उससे रिलेटेड है एस एल मिलर। तो अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यहां पे करेक्ट। ठीक है बॉस, अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा यहां पे करेक्ट। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे, लिथोस्फेयर इज, देखिए जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, वैसे ही होता है लिथोस्फेयर। ठीक है, तो ये जो लिथोस्फेयर है ये एक नेक्ड रॉकी रीजन है और यहां पे लाइफ नहीं है, लाइफलेस प्लेस है ये। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी, लाइफलेस एंड नेक्ड रॉकी रीजन। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, द चैंपियंस ऑफ दिस थ्योरी आर। मतलब कि यहां पे कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो प्रोसीड किया गया था वो केमिकल एवोल्यूशन के द्वारा, और इस केमिकल एवोल्यूशन के जो चैंपियंस हैं जिन्होंने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया हुआ था वो कौन थे भैया, तो वो थे ओपेरिन और हेल्डेन नामक साइंटिस्ट। तो यहां पे अपना ऑब्जेक्टिव, अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बॉस, चलिए आगे बढ़े। ओके, सो अगला क्वेश्चन, एकिडना क्या है। एकिडना क्या है, देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वैसे ऑर्गन जिनका अपने लोगों के बॉडी में कोई यूज नहीं है। जैसे आप लोग को मैंने बताया भी हुआ था, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बहुत बार सुने हुए होंगे। किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को, किसी पर्सन को बहुत तेज पेट में दर्द स्टार्ट हुआ है और जब हॉस्पिटल में उसका टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि वो अपेंडिक्स है। उस अपेंडिक्स का अपने लोगों के बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका लॉस ये होता है कि यदि आप कुछ एक्स्ट्रा जंक फूड वगैरह ऑयली फूड खा रहे हो तो उस अपेंडिक्स के अंदर वो चला जाता है। ठीक है, जिसके कारण आपको पेन होगा, बहुत असहनीय दर्द होता है और उसका एक ही इलाज होता है और वो होता है क्या भैया, तो वो होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो एकिडना एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। एक्सटिंक्ट लिंग, गायब हुआ वाला चीज ये भी नहीं है।
तो एकिडना है क्या भैया? तो एकिडना एक कनेक्टिंग लिंक है जो दो एनिमल्स के ग्रुप को कनेक्ट करता है, और वो दोनों ग्रुप कौन कौन से हैं? तो वो है रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स को कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिंग लिंक है, उस लिंक का नाम है एकिडना। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। डोडो, डोडो क्या है भैया? डोडो नहीं, डोडो, ठीक है, डोडो। तो ये डोडो क्या है? देखिए, एक तो ये जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, ये इसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि ऑब्जेक्टिव यहां से बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, बट ये बेसिकली ज्यादातर यहां पे रट्टू टाइप का है, ठीक है। यहां पे कंसेप्ट भी हैं, लेकिन यहां पे आपको रटने वाली चीजें ज्यादा मिलेंगी, तभी आप देखोगे बहुत ज्यादा टाइम हमारे से आज का जो सेशन है उसमें लगेगा भी नहीं, ठीक है। तो डोडो के बारे में मैंने बताया हुआ था कि ये जो डोडो है, डोडो होता है, क्वागा है, स्टीलर सी काऊ है, ये सारे वो एनिमल हैं, डायनासोर हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है भैया? ये है एक्सटिंक्ट स्पेशीज, जो गायब हो चुका है। क्लियर? तो डोडो इज एक्सटिंक्ट स्पेशीज, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है अपना यहां पे? अगला क्वेश्चन यहां पे अपना क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे? ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? चलिए चैट बॉक्स में सबको एक्टिव रहना है, जो एक्टिव ना रहे उसको पाप चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा बउआ? पाप चढ़ेगा, ठीक है। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं, क्वेश्चन का आंसर करना है, ये नहीं कि तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, ये सब नहीं। यदि ऐसा हुआ ना तो पक्का बोल रहे बेटा, घुस के मारेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चैट बॉक्स में एक्टिव का मतलब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चैट बॉक्स में एक्टिव का मतलब क्वेश्चन का आंसर। किसी से हाय हेलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए फॉसिल्स क्या है भैया? फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म, और जीवाश्म किसको बोलते हैं? के बचे हुए अवशेष। अब जैसे डायनासोर की यदि बात करेंगे तो डायनासोर क्या है? डायनासोर जो अभी हम लोग मूवीज में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, डायनासोर एक्चुअली किसी ने थोड़ी ना देखा है। डायनासोर को गायब हुए 65 MYA यानी कि 65 मिलियन ईयर हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने उसको देखा तो है नहीं, लेकिन उस पे जो एनिमेशन बनाया गया, उसके ऊपर जो वीडियो बनाया जाता है, वो किस चीज से? वो उनके फॉसिल से, यानी कि वो जो गायब हो गए डायनासोर, उनके जो जीवाश्म, उनकी जो हड्डियां कहीं पे मिली, उनसे पता लगाया गया कि हाँ इस टाइप के बड़े खतरनाक जीव थे। उसमें से डायनासोर की जो जितनी भी सारी हड्डियां मिली हुई होंगी, उनमें से एक सबसे बड़ा हड्डी मिला हुआ होगा, जिसका उन्होंने नाम दिया हुआ था कि सबसे बड़े और भयंकर थे टायरानोसोरस रेक्स नामक डायनासोर, ठीक है। जो सबसे बड़े डायनासोर थे वो टायरानोसोरस रेक्स। उनकी हाइट की यदि बात करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर ले लो और एक फ्लोर और ले लो, ठीक है। एक जो घर की यदि बात करेंगे तो घर का हाइट कितना होता है, मकान का हाइट कितना होता है? लगभग 10 फीट, ठीक है। और एक मंजिल आप और ले लो तो 20 फीट। तो उतनी हाइट थी उनकी, किनकी? टायरानोसोरस रेक्स की। और उनकी और यदि बात करें एकदम लंबाई की तो वो तो और ज्यादा, ठीक है, बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा था। तो ये उनके फॉसिल से, ये उनके जीवाश्म यानी कि जीवों के बचे हुए अवशेष से पता लगाया गया था, और उसके बाद AI सब का उपयोग करके एनिमेशन बनाया गया कि इस टाइप के रहे होंगे डायनासोर, ठीक है। तो ये जो फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स कहां पे मिले? तो ये फॉसिल्स मिले सेडिमेंट्री रॉक में। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चले आगे बढ़े। ओके, अगला है विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई आर विच टाइप ऑफ ऑर्गन। देखिए बाबू, मैंने बताया हुआ था कि ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं। जो ई ऑर्गन है ना, ई ऑर्गन दो प्रकार का होता है। एक होता है
एक होता है कौन सा ऑर्गन, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, क्लियर है, होमोलोगस ऑर्गन, और दूसरा ऑर्गन होता है एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, दूसरा ऑर्गन होता है एनालोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन किसको कहते हैं, तो होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चर या फिर ओरिजिन तो सेम होगा लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग होगा, ठीक है, ओरिजिन सेम अब फंक्शन अलग अलग, तब उसको बोलेंगे होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन किसको बोलेंगे, जिसमें ओरिजिन तो अलग अलग होगा लेकिन फंक्शन सेम होगा, उसको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। और देखिए यहां पे ये जो होमोलोगस ऑर्गन है ये डाइवर्स हो रहा है, मतलब कि फैल रहा है, तो ये जो होमोलोगस ऑर्गन है ई शो करता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या शो करता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा से आकर के मिल रहा है, ठीक है, अब मिल रहा है मतलब कन्वर्ज हो रहा है, तो ई शो करता है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है, ई शो करता है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो यदि हम बर्ड के या फिर बटरफ्लाई के विंग की बात करेंगे तो दोनों का विंग जो है उनका काम क्या होता है, उनका काम सेम होता है कि वो उनको फ्लाई में मदद करवाते हैं, मतलब कि फंक्शन तो सेम लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो ओरिजिन अलग अलग तरीके से हुआ है, इसीलिए वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे एनालोगस ऑर्गन के अंदर, ठीक है, वो आएंगे एनालोगस ऑर्गन के अंदर। क्लियर है यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन, appearance of antibiotic resistant bacteria is an example of। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया का जो अपीयरेंस है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन का, ठीक है जी, क्लियर है बॉस। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आंसर कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का, ह्यूमन हैंड, ठीक है, बैट्स विंग, फ्लिपर ऑफ व्हेल, ह्यूमन हैंड अपने लोगों का हाथ, विंग ऑफ बैट, ठीक है, मतलब कि चमगादड़ का पंख, फ्लिपर ऑफ व्हेल, व्हेल का जो लगा हुआ होता है फ्लिपर, ठीक है, चीताज फुट, ये सब क्या है, इन सब की यदि बात करेंगे ना तो इन सब का ओरिजिन एक के तरीका से हुआ है, जैसे अपने लोगों में है ना कार्पल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस, वैसे ही इनमें तो अपने लोगों में जो है वैसे ही इनका भी और वैसे ही चीता के पांव का भी, ठीक है, मतलब कि सब का ओरिजिन सेम है लेकिन काम क्या है, तो काम अलग अलग है। अपने लोग का हाथ का काम खाते हैं, कोई काम करते हैं, बहुत चीज पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है, चमगादड़ के पंख का उससे वो उड़ता है, ठीक है, व्हेल के फ्लिपर का मूवमेंट करता है, चीता के पांव का चीता के पास जाके देख लो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ओरिजिन तो सेम लेकिन फंक्शन अलग अलग, मतलब यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है बाबू, यहां पे बोल रहा है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब हम आपको क्या बताए हुए थे कि किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन में, किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में
एक सिंगल पॉइंट से अलग अलग प्रकार के स्पेशीज का यदि ओरिजिन होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, है ना? ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन में एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारा स्पेशीज, मतलब कि यहाँ पे हो रहा है डाइवर्स, मतलब कि शो कर रहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ क्या शो कर रहा है भैया? तो यहाँ शो कर रहा है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ट्रेटिकम एस्टिवम which is a hexaploid wheat possess। हेक्साप्लॉइड का मतलब क्या होगा भैया? तो हेक्साप्लॉइड का मतलब होगा 6n। ठीक है, तो ट्रेटिकम एस्टिवम में 7 क्रोमोसोम, बट हेक्साप्लॉइड की बात कर रहा है तो 6 सत्ते 42। ठीक है, आता है ना 6 कम 6, 6 दूनी 12 वाला, वैसे ही 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए फटाफट से। Which of the following factor is important in the formation of new species? ठीक है, मतलब कि यदि हम चाहते हैं कि न्यू स्पेशीज का फॉर्मेशन हो तो हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है? ठीक है, मान लीजिए कि वो छोरा है। ठीक है, उस छोरा का नाम है क्या? उसका नाम है सागर चौधरी। ठीक है, अब वो जो सागर बउआ है, अब उसका क्या हुआ है? उसका मान लो 18-20 को धिया पुता हुआ है। ठीक है, अब उसमें से 14-15 को क्या निकल गया? 14-15 को निकल गया एकदम तगड़ा वाला, डिशुम वाला। अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि अपना छोटका बेटा को हम क्या करेंगे? वो चाहता है कि अपना छोटका बेटा को हम क्या करेंगे? तो उसको हम बढ़िया से एकदम उसको हम किसी वकील बनाएंगे, बढ़िया, या तो डॉक्टर बनाएंगे या तो बढ़िया इंजीनियर बनाएंगे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको बाकी सब से उसको आइसोलेट यानी कि अलग करके रखना पड़ेगा। मतलब कि नया स्पेशीज का यदि हम फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए ये आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 में मैन इज अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर एंड बिलोंग्स टू विच फैमिली। ठीक है, विच फैमिली, आपसे बोला जाएगा कि आप किस ऑर्डर किस फैमिली के मेंबर हैं। तो ये नहीं बोलना है कि हम ये फैमिली के मेंबर हैं, हम वो फैमिली के मेंबर हैं, वो वाला नहीं, अपना इधर वाला नहीं, बायोलॉजिकल फैमिली बोलना है यहाँ पे। तो बायोलॉजिकल फैमिली और ऑर्डर क्या है भैया? तो ऑर्डर की यदि बात करेंगे तो ये तो बहुते बार बताए हुए हैं, कितना बार इसमें आया हुआ है, वी कम्स अंडर प्राइमेट, राइट? तो हम आएंगे प्राइमेट के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि ना होगा ना ही होगा प्राइमेट। अब फैमिली क्या है? तो फैमिली से याद रखिएगा, एच से ह्यूमन, एच से होमोनिडी, तो अपना लोगों का फैमिली है होमोनिडी, मतलब कि हम लोग अपने लोग प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आते हैं और होमोनिडी फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसका आंसर कीजिए फटाफट से। ठीक है, जल्दी से, टाइम दे रहे हैं आपको 1 मिनट का, फटाफट से इसका आंसर कीजिए, फटाफट से इसका आंसर कीजिए जल्दी से। ड्रायोपिथिकस की यदि बात करेंगे तो ड्रायोपिथिकस किसके जैसे दिखाई देते थे? ठीक है, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था ह्यूमन एवोल्यूशन, तो वहां पे सबसे पहला वाला स्टेप था ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। तो ड्रायोपिथिकस में मैंने लिखवाया था, बताया हुआ था कि ड्रायोपिथिकस एप यानी कि लंगूर के जैसे दिखाई देते हैं और रामापिथिकस मैन के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ड्रायोपिथिकस इज मोर सिमिलर टू एप। क्लियर है जी? क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे बताइए, एज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन इज मेजर्ड बाय। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है भैया? यहां पे बोल रहा है एज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन को हम किस तरीके से मेजर किया जाता है?
तो वो रेडियो एक्टिव डेटिंग के द्वारा मैन के एवोल्यूशन को मेजर किया गया था, ठीक है। उसके बाद डायनासोर कैसे हैं, तो डायनासोर ये तो पता है कि वो एक्सटिंक्ट हैं ना, तो लिविंग यदि होते तो पता है ना कि क्या होता, ठीक है। तो ना तो ये बायोलॉजी रहता, ना तो तुम्हारा क्लास रहता, ना ही यहाँ पे ये डिजिटल बोर्ड रहता, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो लिविंग तो है नहीं, ठीक है। अब ये है क्या, ये है एक्सटिंक्ट, मतलब कि गायब हो चुके हैं। अब गायब हो चुके हैं तो उसमें भी दो चीज है। चलो ठीक है, ये तो हम मान लिए कि एक्सटिंक्ट है, मतलब कि बी या फिर डी में से कोई होगा। लेकिन वो रेप्टाइल थे कि एम्फीबियन, तो एम्फीबियन तो थे नहीं, तो बचे कौन, रेप्टाइल। तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। हुआ पे भी करेक्ट। क्लियर। चलिए अगला, सीनोजोइक एरा इज नोन एज, सीनोजोइक एरा किसको बोलते हैं, सीनोजोइक एरा बोला जाता है मैमल्स और मॉडर्न फ्लोरा के एज को, ठीक है। सीनोजोइक एरा जो है ये मैमल्स और मॉडर्न फ्लोरा के एज को बोला जाता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following is used as an atmospheric pollution indicator? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ये बात याद रखिएगा। लगभग हर जगह, हर बार, हर 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इकोलॉजी में भी ये वाला क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है। तो एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है, तो ये होता है लाइकेन, ठीक है। ये होता है लाइकेन, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अगला चैप्टर को और इस चैप्टर को थोड़ा सा मिला के दिया, मेनली अगला चैप्टर क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बता देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन बोल रहा है बहुत ही ठंडा है बाबू, ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन, ठीक है। और प्लांट ब्रीडिंग मतलब कि हम हाइब्रिड वेराइटी का यदि हमें प्लांट चाहिए तो हम जो ब्रीड करवाते हैं उसको बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो ये भी अपने लोग ही करवा रहे हैं, अब पशुपालन भी अपने लोग, हम नहीं करते हैं, ठीक है। जो करते हैं वो तो पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री आप प्लांट ब्रीडिंग दोनों किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे की ओर प्रस्थान करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला जो यहां पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसका आपको सही जवाब देने पे मिलेगी शाबाशियां, ठीक है। चलो तो अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन रेफर्स टू द, ठीक है। पैलियोंटोलॉजिकल जो एविडेंस है वो इनमें से कौन से हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। जिन्होंने आंसर किया है सही आंसर करने वाले को 21 तोपों की सलामी नहीं दी जाएगी, उसके लिए आपको और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सही आंसर करने वाले को बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कौन सा है। देखिए पैलियोंटो का मतलब ही होता है फॉसिल्स, तो पैलियोंटोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। जीवाश्म की स्टडी करके जो एवोल्यूशन का पता लगाया जाता है उसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी, ठीक है बाबू। क्लियर है, ओके। तो यहां पे अपना आंसर ऑब्वियस सी बात है कि सामने में ही दिख रहा होगा फॉसिल्स, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, एनालोगस ऑर्गन अराइजेस ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गन क्या शो करता है, होमोलोगस ऑर्गन शो कर रहा था डाइवर्जेंट, एनालोगस ऑर्गन शो कर रहा था कॉन्वर्जेंट। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है, ओके। Which type of selection is
इन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन मोथ बिस्टन बिटुलेरिया। नेचुरल सिलेक्शन वाला बताए हुए थे ना, बिस्टन बिटुलेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया वाला, व्हाइट विंग्ड वाले मोथ थे, डार्क विंग्ड वाले मोथ थे। तो वो उनमें जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म मैंने आपको पढ़ाया हुआ था वो किस टाइप का शो करता है, तो वो शो करता है डायरेक्शनल। ठीक है, क्लियर, ओके। अगला है यहां पे, डी व्रीज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन। जो ह्यूगो डी व्रीज थे, ह्यूगो डी व्रीज ने जो म्यूटेशन थ्योरी दिया हुआ था, ये भी पूछता है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि म्यूटेशन थ्योरी कौन दिए हुए थे, तो ह्यूगो डी व्रीज। तो डी व्रीज जो म्यूटेशन थ्योरी दिए हुए थे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का, वो किस चीज पे उन्होंने वर्क किया था, तो उन्होंने वर्क किया था इनोथेरा लेमार्कियाना के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ जी। Which of the following is the relatively most accurate method of dating of fossils? यानी कि fossils का जो पता लगाया जाता था, ठीक है, यानी कि fossils का जो पता लगाया जाता था बाबू, वो कौन से मेथड के द्वारा, मतलब जो सबसे एक्यूरेट पता लगा कर देता था, तो वो था पोटेशियम आर्गन मेथड। ठीक है, पोटेशियम आर्गन मेथड, क्लियर। अगला है, हैकल्स थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन मीन्स दैट। अब यहां पे बोल रहा है कि हैकल का जो थ्योरी था रिकैपिटुलेशन के ऊपर में, ठीक है, वो क्या कह रहा था, तो ज्यादा ऑप्शन हमें देखने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्लियर कट हमें सामने में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहां पे 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 26। ठीक है, आज मंगलवार है, मेरा फास्टिंग है ना, तो आज थोड़ा सा स्लोली भी लग रहा होगा आपको, है ना, आवाज में थोड़ा सा गति अब थोड़ा सा कम होगा, है ना। चलिए, ओके, हाँ जी, फटाफट से अभी लोग एक्टिव रहो, जो लोग नहीं जुड़ रहे हो वो याद रखना। ठीक है, जो लोग क्लास नहीं करता है भैया, उसको बोर्ड का एग्जाम होने दो, एकदम बड़का वाला पाप चढ़ेगा। ठीक है, आज जो लोग क्लास बढ़िया से करता है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करता है, उसके लिए हम एक बात बोलना चाहेंगे। जो बच्चा क्लास में बात मानता है, अच्छा से पढ़ाई करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, वीडियो पे लाइक कमेंट करता है, अपना दोस्तों को शेयर भी करता है, उसके लिए एगो बात हम कहना चाहेंगे। वो ये बात ये है कि हे भोलेनाथ अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना। हे भोलेनाथ अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना। और जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं आशुतोष सर से, ठीक है, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं आशुतोष सर से, उन सबको हमेशा सलामत रखना। ठीक है जी, हे भोलेनाथ अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना। हे भोलेनाथ अपनी अदालत में हमारी जमानत रखना। आज जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं आशुतोष सर से, उन सबको सलामत रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज गिवन बाय। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो आइडिया था वो किनके द्वारा दिया गया था? ठीक है, वो किनके द्वारा दिया गया था, फटाफट से बताइए। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो आइडिया था वो किनके द्वारा दिया गया था? बहुत बच्चे टिक कर देंगे डार्विन। नहीं, डार्विन टिक नहीं करना है। जहां पे ये ऑप्शन में नहीं रहे उसके बाद आप टिक करना डार्विन पे, लेकिन जहां पे ई वाला ऑप्शन में रहेगा वहां पे आप डार्विन पे टिक नहीं करोगे, क्योंकि वो आइडिया दिए हुए थे हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी सोर्स ऑफ एलिलिक वेरिएशन इज।
बताए हुए थे कि जो वेरिएशन जो आता है ना, जो वेरिएशन आता है, वेरिएशन आने का दुइये को कारण होता है, एगो या तो म्यूटेशन और दूसरा क्या था, रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन, हाँ, अच्छा, रिकॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो म्यूटेशन और दूसरा होता है रिकॉम्बिनेशन। यदि यहां पे बोथ बी एंड सी देता तो आप यहां पे टिक करोगे बोथ बी एंड सी वाले पे, बट जहां पे ये दोनों दिया हुआ है वहां पे आप प्राइमरी की यदि बात करेंगे तो प्राइमरी होता है म्यूटेशन। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज, जो केमिकल एवोल्यूशन का जो थ्योरी दिया गया था वो किनके द्वारा प्रपोज किया गया था, कौन दिए थे उस थ्योरी को, तो वो दिए गए थे, क्या वो वॉटसन और क्रिक दिए थे, नहीं। क्या वो हरविंद खुराना दिए हुए थे, नहीं, ये तो डीएनए वाले हैं, ये तो जेनेटिक कोड वाले हैं, ये तो नेचुरल सिलेक्शन वाले हैं। तो ओपरिन और हिल्डन जो साइंटिस्ट थे इंग्लैंड और रशिया के, इन्होंने दिया था केमिकल एवोल्यूशन वाला थ्योरी। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए यहां पे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन वाज सब्जेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि जो एलील की जो फ्रीक्वेंसी है मेंडेलियन पॉपुलेशन में, वो इनमें से किसको इन्फ्लुएंस करती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी करती है, म्यूटेशन को भी बढ़ावा देती है, नेचुरल सिलेक्शन को भी, मतलब ही अपना लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा अपना लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन रिगार्डिंग बिस्टन बिटुलेरिया वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, वही बिस्टन बिटुलेरिया कौन सा वाला, बिस्टन बिटुलेरिया मोथ वाला। ठीक है, तो ये जो बिस्टन बिटुलेरिया का जो नेचुरल सिलेक्शन जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो थे कैटलवेल। ठीक है, वो थे कैटलवेल। क्लियर, याद रखिएगा ये चीज। और अगला है स्टेनली मिलर प्रोपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय, स्टेनली मिलर, यूरी एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जो था ना, तो थियोरेटिकली तो यूरी और मिलर बताए हुए थे, उसको प्रूव कौन किए थे, ओपरिन और हिल्डन। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहां पे अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट सेल प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ, जो सबसे पहला सेल अर्थ पे प्रोड्यूस हुआ था वो क्या था, तो वो था प्रोटोबायोंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डार्विन ट्रेवल्ड इन व्हिच शिप, जो डार्विन थे, डार्विन इनमें से कौन से शिप से ट्रेवल किए हुए थे। ठीक है, डार्विन इनमें से कौन से शिप से ट्रेवल किए हुए थे, उसका नाम क्या था, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि एक बार वो घूमने गए थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कहां पे, गैलापागोस आइलैंड में, सॉरी ये तो दूसरा, वो गए हुए थे, वो नहीं, वो भी नहीं, ठीक है, नहीं गए थे उनके साथ, वो अब ऐसे ही निकले हुए थे सी वोयाग पे। सी वोयाग किसको बोलते हैं, सी वोयाग बोलते हैं जो लंबी जो समुद्र यात्रा होती है ना, जो आप लोग जाते हो ना लॉन्ग ड्राइव पे, तो वो हुआ बाइक से, वो जो समुद्र से जो यात्रा होती है उसको बोलते हैं, लंबी समुद्र यात्रा को बोलते हैं सी वोयाग। हालांकि देखिए, जैसे शिप से, जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कलकत्ता से आपको मुंबई जाना है। ठीक है, कलकत्ता से मुंबई जाना है तो आपको जो कम समय लगेगा आपको ट्रेन से, फ्लाइट से जाइए और कम समय लगेगा। लेकिन वहीं यदि आप शिप से जाते हैं तो शिप क्या होता है, 4, 5, 6, 8, 10 के स्पीड से जाती है, बहुत आराम से, इसीलिए उसका बहुत महंगा भी होता है। शिप का जो टिकट होता है लगभग 1 पर्सन का कॉस्ट, जैसे आप मान लीजिए कि ट्रेन से जाओगे तो 2000, 4000, 5000, यदि आप प्लेन से जाओगे तो 10,000, 15,000, और शिप से जाओगे तो पर पर्सन का कॉस्ट पड़ेगा आपको 60,000, 70,000, 80,000, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है ना, वहां पे आपको 5 स्टार लग्जरी रूम मिलता है। ठीक है, उसी के अंदर मॉल मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है, डांस बार, बहुत सारी चीजें वहां पे मिलती है। ठीक है, म्यूजिक, डांस वगैरह हर चीज वहां पे मिलता है। तो
वो भी नॉर्मल यात्रा, शिप से यदि कहीं पे भी आप यात्रा करोगे तो वो भी नॉर्मल 3 से 4 दिन का कम दूर वाला भी होता ही है। लेकिन सी वोयाज का मतलब ये लंबी समुद्र यात्रा पे निकले हुए थे, ठीक है। और वो जिस शिप से जा रहे थे, जिस शिप से निकले हुए थे, उसका नाम था HMS बीगल। ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अगला, एज पर नियो डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन के लिए इसमें से मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल है और नेचुरल सिलेक्शन भी, जिसमें नेचर बेस्ट को सेलेक्ट करता है। तो यहां पे हो जाएगा अपना बोथ ऑफ दिस करेक्ट, ठीक है जी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मिसिंग लिंक इन एवोल्यूशन इज, इनमें से मिसिंग लिंक कौन सा है? तो वो है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, वो है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया? ये बोल रहा है यहां पे कि कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो दो स्पेशीज के बीच में होता है वो किस टाइप का ऑर्गन, ठीक है। तो होमोलोगस का मैंने बताया हुआ था डाइवर्जेंट, एनालोगस का कॉन्वर्जेंट। तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया यहां पे करेक्ट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस कौन दिए हुए थे? लेमार्क, विजमैन, डीवरीज या फिर डार्विन? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, कौन दिए हुए थे? जल्दी से, आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए, फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए कि थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस कौन दिए हुए थे? थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस कौन दिए हुए थे? ना तो हिया लेमार्क पे क्लिक करना है, क्योंकि लेमार्क जो बताए हुए थे वो यूज एंड डिसयूज थ्योरी, क्या बताए हुए थे? यूज वाला में जिराफ का गर्दन इतना लंबा नहीं था, पत्ता खाने के लिए गर्दन को इसे करता गया, ऊंचा करता गया, उसके कारण क्या हो गया? उसका गर्दन लंबा हो गया। उन्होंने बोला ये यूज का। डिसयूज का वो क्या बोले? वो बोले कि सांप के पास भी हाथ पैर था लेकिन उसने अपना यूजे नहीं किया उस चीज का, वो ऐसे ही फिसल के एकदम चलता गया, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि उसका वो जो लिंब था वो गायब हो गया, ठीक है। तो ये भी नहीं, ना डीवरीज होंगे और ना ही वाइजमैन, तो बचे कौन? डार्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्म प्लाज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? यहां पे हम कल्टीवेट कर सकते हैं इंप्रूव्ड वैरायटी को, यस। यहां पे उस वैरायटी को भी हम इंप्रूव कर सकते हैं जिसका पहले से कल्टीवेशन नहीं हुआ था, यस। तो पहला और दूसरा दोनों हो गया करेक्ट। अगला क्या है भैया? अगला है वाइल्ड एंड ऑब्सोलेट प्लांट्स, यस। ये भी मतलब कि तीनों करेक्ट हैं। तो अपना यहां पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप किया गया था? जल्दी से बताइए आप लोग, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप किया गया था? जल्दी से प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप किया गया था? ठीक है, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप किया गया था? जल्दी से बताइए यहां पे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट कब डेवलप किया गया था? क्या ये 10,000, 40,000, 75,000? एनसीईआरटी में देखिए लिखा हुआ है 18,000, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन दिए थे? लेमार्क दिए थे। क्या बोले थे? तो इन्होंने यूज एंड डिसयूज ऑफ थ्योरी बोले थे। तो यहां पे आंसर क्या हो गया? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रेनियल कैपेसिटी जावा एपमैन की कितनी थी? तो इसकी थी 900 सीसी फॉर क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। अगला है यहां पे फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन विच पीरियड ऑफ एरा, ठीक है। जो सबसे पहला मैमल था
जो सबसे पहला मैमल था वो कब देखने को मिला था, किस एरा में? तो ट्राइएसिक एरा में वो देखने को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैन इनमें से किस ऑर्डर और किस फैमिली के से बिलोंग करते हैं? अभी ना बताए हैं जी, क्या बताए हैं? बताए थे कि जो होता है ऑर्डर वो है प्राइमेट, फैमिली है होमोनिडी। तो अपना ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट ना हो गया जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं, नहीं तो बाकी बुरा मान जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पहला जो सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ है कब देखने को मिला था? 2000 मिलियन, है ना। अगला क्या है? द डेवोनियन पीरियड इज कंसिडर्ड एज, जो डेवोनियन पीरियड है, डेवोनियन पीरियड में किसकी उत्पत्ति हुई थी? मछलियों की, इसीलिए इसको एज ऑफ फिशेस बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ ऑन अर्थ, सबसे पहले पृथ्वी पे जो फर्स्ट लाइफ जो देखने को मिला था वो क्या थे? वो थे कीमोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मतलब कि जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, और कीमो यानी कि केमिकल से अपना खाना बनाते थे। ठीक है जी। अगला है बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है? बताए हुए थे ना, बिग बैंग थ्योरी कहता है कि पूरी सृष्टि में एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था, बिग ह्यूज एक्सप्लोजन, जिसके कारण यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, ए हो गया करेक्ट। चलिए अगला का आंसर कीजिए तो फटाफट से। अगला में बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेल में, सील में, शार्क में, इनमें से क्या चीज कॉमन है? ठीक है, इनमें से क्या चीज कॉमन है? ठीक है जी। तो इनकी यदि बात करेंगे तो इनका क्या है, काम तो एक के गो है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, मतलब ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के अंदर आएंगे। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन इज रिपीटिंग। यूरी मिलर जो एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज का एक्सपेरिमेंट था, किसका एविडेंस दिया गया था? तो वो केमिकल एवोल्यूशन का एविडेंस दिया गया था। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए यहाँ पे, ये वाला, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर, लबा अलहुआ, तो अलहुआ जो है आलू जो है, ठीक है, इक्का है, ये क्या है भैया? ये क्या है? अलहुआ क्या है? ये है स्टेम। ये क्या है? ये है रूट। ठीक है, तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग तरीका से, लेकिन हम दोनों को खाते ही हैं, काम सेम, ओरिजिन अलग अलग, मतलब कि ये है एनालोगस ऑर्गन, मतलब कि कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 51 का कहत है भैया? ये कहत है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मैन में का है, मैन में वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मैन के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन है, टेल वर्टिब्री, पूंछ, जो पहले पूंछ था ना सबको, अब गायब हो गया। ठीक है, वो भी नहीं है। फर्मीफॉर्स है, तो ये तीनों तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन नेल क्या है? नेल वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। इसका यूज होता है, इसका प्रोटेक्शन में भी यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी को पकड़ रहा हो, नेल लगा दे, ठीक है, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ना, तो नेल का यूज है, बाकी सबका यूज नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो गया यहाँ पे करेक्ट।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल का गोल्डन एज किसको बोला जाता है? जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट से, ठीक है, फटाफट से बताइए, रेप्टाइल्स का गोल्डन एज किसको बोला जाता है? रेप्टाइल्स का गोल्डन एज किसको बोला जाता है? ये प्रोटेरोजोइक एरा है, या फिर पैलियोजोइक, मीसोजोइक, या फिर सीनोजोइक, यानी कि जिस एज में रेप्टाइल्स के बारे में रेप्टाइल्स देखने को मिले थे, जल्दी से बताइए, ठीक है, कौन थे ये, कौन सा एरा था? वो एरा था मीसोजोइक एरा, ठीक है। डायनासोर, डायनासोर क्या था? डायनासोर भी तो एगो रेप्टाइले ना था भैया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मीसोजोइक। कि डायनासोर कब देखने को मिले थे? तो वो मीसोजोइक एरा में देखने को मिले थे, ठीक है। अगला है, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है? तो लगभग 1200 सीसी, यानी कि 1200 क्रेनियल कैपेसिटी होती है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, पता ही है, लगभग हमको लग रहा है 3-4 बारी क्वेश्चन आ चुका होगा भैया, तो यहाँ पे म्यूटेशन, ठीक है। डायनासोर कब गायब हो गए? डायनासोर इस पृथ्वी पर से कब गायब हो गए? आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले, यानी कि 650 लाख साल पहले डायनासोर इस पृथ्वी से गायब हो चुके हैं, ठीक है जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? तो अगला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है होमोसेपियंस का, ठीक है, होमोसेपियंस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना होता है? तो ये होता है लगभग 1400 से 1600 सीसी, ठीक है। दिमाग तो बढ़ गया है, लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है, जब होमोसेपियंस बने, मतलब कि जब लगभग मॉडर्न मैन यानी कि अपने लोग वाला स्टेज आया, तो हुआ क्या? हुआ ऐसा कि ब्रेन का कैपेसिटी तो बढ़ गया, लेकिन भगवान किए क्या? लड़का में तो ठीक ठाक रहने दिए, लेकिन लड़की में क्या किए? इसी को निकाल करके डाल दिए घुटना में, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? लड़की लोगों का दिमाग रह गया घुटना में, अब भगवान उसको निकाल के फिर से दिमाग में फिट करना ही भूल गए, तो लड़का का दिमाग तो यहीं पे रह गया, लड़की का दिमाग घुटना में चला गया, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रोपोज्ड बाय, किसके द्वारा ये प्रपोज किया गया था, यानी कि किस सिद्धांत के द्वारा ये प्रपोज किया गया था? तो ये प्रपोज किया गया था पैनस्पर्मिया के द्वारा, ठीक है, ये प्रपोज किया था पैनस्पर्मिया के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पे द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन वाला देखिए यहां पे बताया हुआ था मैंने, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल मैन, होमो सेपियंस, और उसके बाद मॉडर्न मैन, ठीक है। तो रामापिथिकस, होमो इरेक्टस, नहीं, होमो इरेक्टस पहले दे दिया, ये गलत है, ठीक है। इसमें क्या है? होमो इरेक्टस, मॉडर्न मैन, ठीक है। यहाँ पे देखिए होमो इरेक्टस और पहले दे दिया, इससे ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस लास्ट में दिया, इसके ये भी गलत हो गया। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल मैन या फिर क्रोमैग्नन मैन, और लास्ट में मॉडर्न मैन, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे करेक्ट। तो अब आते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि होमोलोगी शो करता है, ठीक है, होमोलोगी। तो देखिए भैया, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, यानी कि ऑक्टोपस का आंख और मैमल्स का आंख, दोनों में क्या था? दोनों का काम तो सेम में है, लेकिन ओरिजिन अलग अलग तरीके से, मतलब कि ये क्या है? ये है एनालोगस वाला, मतलब कि ये भी नहीं होगा। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, बर्ड और बटरफ्लाई दोनों का जो विंग है वो उनको उड़ने में मदद करता है, मतलब फंक्शन एक, यहाँ पे ओरिजिन अलग अलग तरीके से, ये भी एनालोगस हुआ, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ठीक है,
दोनों का फ्लिपर उनको मूवमेंट में मदद करेगा, मतलब कि फंक्शन सेम ओरिजिन अलग अलग, ये भी नहीं होगा। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, यहां पे क्या होगा, यहां पे ओरिजिन तो सेम अब फंक्शन अलग अलग, तो ये हो गया होमोलोगस का एग्जाम्पल। अब बहुत सिंपल है, देखिए वाला एग्जाम्पल पूछेगा तो जहां पे ये दोनों दिया हुआ रहे, जैसे ऑक्टोपस एंड मैमल्स या फिर कोई भी जीव, इधर कोई एक गो चीज दिया रहे, मतलब कि वहां पे एनालोगस वाला है, ठीक है, तो ये पहचान लीजिएगा, ये पहचान लीजिएगा। सो फाइनली हमने आज वन शॉट में, एक सिंगल सेशन में, एक सिंगल क्लास में पूरे एवोल्यूशन से आने वाले इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने यहां पे बहुत ही तरीके से कर लिया। उम्मीद है कि आप भी यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। बउआ देख लो, अब समय नहीं रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं रहा है, नहीं पढ़ोगे कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। ये मत समझो कि बिहार बोर्ड है या फिर कोई सा बोर्ड है तो आसान मत लो इसको। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चा का नीट आईआईटी तो निकल गया है लेकिन उसका बोर्ड नहीं निकला है, ठीक है। इसीलिए मेहनत लगा के पढ़ो, समय बहुत कम है, ठीक है, समय बहुत कम है, ठीक है जी। चलिए, तो ये यहां पे बोले दिए ना कि ये वाला समय बहुत कम है, तो उस पर बड़ा अच्छा से एक लाइन आ गया, तो यार वो नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो ये लाइन कहता है कि आंखों में नमी और दिल में गम है, आंखों में नमी और दिल में गम है। गौर फरमाइएगा, आप ही लोगों के लिए है कि आंखों में नमी और दिल में गम है, आंखों में नमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है, ठीक है। चलिए, उसी के साथ आज का हम सेशन खत्म करते हैं और फिर कल मिलेंगे नए अंदाज में, नए एनर्जी के साथ, बहुत बढ़िया पावरफुल सेशन लेकर के, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अगला जो यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का पहला चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से भरपूर मात्रा में ऑब्जेक्टिव बनता है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, बाय बाय गाइज।